देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो फिक्र आपकी। इस शो में अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले गौर कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट्स पर। हॉटस्पॉट न्यूज टॉप 9, उसके बाद फिक्र का जिक्र, फिर होगा फिक्रनामा, फिर जानना जरूरी है कोरोना पॉजिटिव और कोरोना क्रिमिनल, फिर जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। लेकिन सबसे पहले 9 बजे की शुरुआत हॉटस्पॉट टॉप 9 के साथ। हमें फिक्र है, इसीलिए अब आपको आपके शहर के हॉटस्पॉट इलाकों का अपडेट देंगे हॉटस्पॉट हेडलाइन के साथ। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात करें। यहां संक्रमितों की संख्या 9000 के पार हो चुकी है, बल्कि 9310 के पार, और अब तक 361 लोगों की मौत हो गई है। हॉटस्पॉट नंबर 2 वो है देश की राजधानी दिल्ली। संक्रमितों की संख्या 4900 के नजदीक और 64 की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में करीब 350 नए मामले सामने आए हैं। हॉटस्पॉट नंबर 3 गुजरात का शहर अहमदाबाद। यहां 4425 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल 273 की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 39 की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 4 और हम बात कर रहे हैं गुजरात के डायमंड सिटी सूरत की। यहां 723 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मौत का आंकड़ा हो गया है 31। हॉटस्पॉट नंबर 5 मध्य प्रदेश का इंदौर। यहां अगर संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 1600 के पार है और करीब 80 की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 43 नए मरीज। हॉटस्पॉट नंबर 6 की अगर बात करें तो यह है मध्य प्रदेश का भोपाल और यहां पर 571 संक्रमित, 16 की मौत हो गई है। हॉटस्पॉट नंबर 7 मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कई इलाके तेजी से रेड जोन में तब्दील हो रहे हैं। 184 केस हैं, 40 की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 8 राजस्थान का जयपुर। संक्रमितों की संख्या 1041, 49 की मौत। 24 घंटे में 5 नई मौत। हॉटस्पॉट नंबर 9 उत्तर प्रदेश का ताजनगरी आगरा। 628 लोग कोरोना संक्रमित, 14 की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 32 केस आने से कम बच गया। हॉटस्पॉट नंबर 10 यूपी के कानपुर में 266 लोग संक्रमित मिले हैं। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। यहां 24 घंटे में 10 नए मामले सामने आ चुके हैं। हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद अब हॉटस्पॉट टॉप 9, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना मामलों में सबसे ज्यादा तेजी आई है। एक दिन में बढ़े हैं 3900 केस, 195 लोगों की हुई है मौत। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा करीब 46,000 के पार। विदेशों में फंसे भारतीयों को फिर से वापस लाने का ऑपरेशन की शुरुआत 7 मई से होगी। 7 दिन में 64 फ्लाइट, 14,800 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जाएगा फेज 1 में। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में कोरोना की दस्तक। मेडिकल स्टाफ के 25 लोगों को हुआ कोरोना। 100 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। आईटीबीपी के 45 जवानों का भी टेस्ट पॉजिटिव। एम्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी सेवाओं समेत कई विभाग में कोरोना के 15 नए मामले आए। दिल्ली में कानून मंत्रालय का डिप्टी सेक्रेटरी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद मंत्रालय को 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारी के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। 24 अप्रैल को मंत्रालय आया था अधिकारी। नोएडा में आज फिर कोरोना के 12 नए केस हैं। अब तक 191 लोगों के हो चुके हैं संक्रमित। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कई साथियों को किया गया क्वारंटीन। 5 जमातियों को क्वारंटीन पूरा होने के बाद गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने एक डीसीपी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ कई पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। अब तक 457 पुलिसकर्मी संक्रमित, 4 की मौत हो चुकी है। इंदौर में भी कोरोना से हालात बद से बदतर बने हुए हैं। एक दिन में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए। अब तक 1611 लोग बीमार हो गए हैं। 77 की हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 15 और केस मिले हैं। सबसे ज्यादा 6 शोपियां और 4 मरीज श्रीनगर से मिले हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 741 मरीजों का टेस्ट पॉजिटिव निकला है। कश्मीर के सभी जिले रेड जोन में। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा सुपर पावर अमेरिका में पड़ रहा है। अब तक 70,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
चलिए अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार चिंता में डाल रही है, फिर भी मदिरा के लिए दुकानों पर कतार लगी हुई है। आखिर ऐसा क्यों है? मैखाने खोलने की सरकार की खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। शराब बेचना जरूरी है या मजबूरी है? आज हम आपको दिखाएंगे कि लॉकडाउन के बाद कौन सा संकट आपका इंतजार कर रहा है। आपकी नौकरी रहेगी या घर बैठेंगे आप? आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि जब आप घर पर बैठे थे तो आपकी फिक्र किसने की? कैसे सेतु बन गया लॉकडाउन की लाइफलाइन? बॉयज के बाद गर्ल्स के डर्टी टॉक का खुलासा हुआ है और यह हर मां बाप की आंखें खोल देने वाली खबर है। आज की सबसे बड़ी फिक्र यह है कि शायद हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हमने कोरोना को हरा दिया है। हम ये क्यों कह रहे हैं? आइए इसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं। आप ऐसी तस्वीरें 2 दिनों से देख रहे होंगे कि शराब की दुकानों पर भीड़ लग रही है। देखें जरा आप यहां पर सिगरेट बीड़ी खरीदने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। हद हो गई। सब्जी खरीदने के लिए लोग भीड़ की शक्ल में बाजार में उतर रहे हैं। ये सब देखकर लग रहा है कि देश में एक गलतफहमी फैल गई है कि भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है और 40 दिन अनुशासन के बाद, घर पर रहने के बाद शायद लोगों को यह लगने लगा है कि हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब फिर जीवन जैसा था वैसा ही हो गया है। यह गलतफहमी कितनी घातक हो सकती है आप खुद समझें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देश में लॉकडाउन जारी, लेकिन कई ढील के साथ। प्रवासी मजदूरों को उनके मूल राज्य और घर भेजने की व्यवस्था की गई है। वो वापसी भी कर रहे हैं। शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं, जहां लोग पर्सनल डिस्टेंसिंग को तोड़कर अपने आप को जोखिम में डालकर भीड़ लगा रहे हैं। लेकिन बढ़ते केस को देखते हुए ये न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि डराने वाला है। देश का ताजा आंकड़ा देखिए। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 46,700 के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा नए केस 3,900 दर्ज किए गए। इनके अलावा 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा 195 मौत हुई। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। ये आंकड़े इसलिए डराने वाले हैं क्योंकि भारत में नए केस के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। अब ये समझिए कि देश में 70% से ज्यादा संक्रमण शहरों में है और इस वक्त ज्यादातर उन्हीं शहरों से मजदूरों को वापस घर लाया जा रहा है जहां ज्यादा संक्रमण है। डर यह भी है कि अगर इन प्रवासी मजदूरों के जरिए संक्रमण गांव तक पहुंचा तो फिर इस आंकड़े में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। ये चिंता केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर अपनी चिंता जताते हुए कहा है कि प्रवासी मजदूरों का प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट किए बिना ही पलायन कराया जा रहा है, जो खतरनाक है। इस खतरे को पिछले कुछ दिन के ग्राफ से समझिए। भारत के नए संक्रमितों के आंकड़े 15 मार्च से लेकर 5 मई तक दिखाए गए और चिंता की बात यह है कि 15 मार्च से लेकर अब तक ये ग्राफ नीचे की तरफ नहीं गया, यानी वो स्थिति नहीं आई है जब नए संक्रमित घटते क्रम में हो। यही चिंता दिल्ली एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने भी जाहिर की है। यानी जिस स्थिति में 8 मार्च से लेकर 21 मार्च तक इटली था, वही स्थिति हिंदुस्तान में 15 मार्च से लेकर अब तक बनी हुई है। तुलनात्मक अध्ययन के रूप में इटली की तस्वीर देखिए। भारत की तुलना में इटली के इस ग्राफ को देखिए। 21 मार्च तक इटली का ग्राफ जहां बेतहाशा बढ़ा, उसके बाद नए संक्रमितों की रफ्तार लगातार घटने लगी। उसकी तुलना में भारत का ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जबकि इटली में भारत की तुलना में 18 गुना ज्यादा है। लेकिन वहां मौजूद स्थिति देखिए। ग्राफ लगातार घटते क्रम में है, यानी इटली रिकवरी के करीब पहुंच रहा है और भारत नया इटली बनने के करीब पहुंच रहा है। इटली और भारत के नए संक्रमण की दर वाले पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखिए, जिससे स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी। भारत के पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखिए। 1 मई से लेकर 5 मई तक बढ़ते हुए क्रम में 15,468 नए केस दर्ज किए गए। ग्राफ आप देख सकते हैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी तुलना में इटली का 30 अप्रैल से आंकड़ा देखिए। 4 मई तक इस आंकड़े में घटते हुए क्रम में 8,347 नए केस आए। और ग्राफ देखिए, जो अब नीचे की तरफ जा रहा है। भारत के इस बढ़ते हुए ग्राफ का नतीजा यह है कि दुनिया में जो भारत 17वें नंबर पर था, वो मौजूदा स्थिति में 15वें नंबर पर पहुंच गया है। और वो भी तब जब भारत को लॉकडाउन पार्ट 3 में मजबूरी में छूट देना पड़ रहा है और लॉकडाउन खोलने के करीब पहुंच रहा है। इसलिए ये आंकड़े न सिर्फ चिंता बढ़ाते हैं,
बल्कि डराते हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकले तो और ज्यादा डरें, क्योंकि ज्यादा खतरा अब है। अब आपको अपनी हर वो आदत बदलनी होगी जो संक्रमण को आमंत्रण देगी। 40 दिन अर्थव्यवस्था ठप रहने के बाद सरकार की यह मजबूरी थी कि लॉकडाउन 3 में क्या रियायतें दी जाए। उसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना काल से देश को मुक्ति मिल गई, क्योंकि अभी जो आंकड़े हमने आपको दिखाए वो सावधान करने वाले हैं कि भारत अभी वायरस के खतरे से उबरा नहीं है और इसीलिए आपको और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब अगली फिक्र की बात करते हैं, और यह कि आखिर शराब जरूरी है या मजबूरी है। अगर ये मजबूरी भी है तो किसकी, लोगों की या सरकार की। कोरोना संक्रमण काल में दो बड़ी फिक्र है। पहली, कोरोना संक्रमण से आम जनता को बचाने के लिए पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और दूसरी, रुकी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना। इन दोनों फिक्र से निपटने के लिए दो तरह की व्यवस्था की गई। पहली, लॉकडाउन में ढील देकर हर पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराया जाए, और दूसरी, जरूरी के साथ गैर जरूरी संस्थान भी नियंत्रित तरीके से खोले जाए। लेकिन इन व्यवस्थाओं में जरूरी और गैर जरूरी का फर्क कैसे खत्म हुआ और आम लोगों ने इन व्यवस्थाओं का नाजायज फायदा कैसे उठाया, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। सवाल यह है कि क्या कोरोना संक्रमण काल में जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है, और आखिर सरकार को शराब की दुकान खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। शराब की बिक्री किसके लिए जरूरी है और किसके लिए जरूरी नहीं है। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के शुरू होते ही हम एक शब्द सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। शब्द था एसेंशियल, यानी अति आवश्यक। लॉकडाउन में मिली ढील में भी सरकार का फोकस एसेंशियल चीजों पर है, लेकिन शराब कैसे एसेंशियल में शामिल हो गई और किसके लिए हुई, शराब के लिए बेचैन कौन है, एक विश्लेषण के रूप में समझिए। लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत से ही कई जरूरी और गैर जरूरी चीजों में रियायत दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा राहत महसूस की शराब पीने वालों ने। यह तस्वीर दिल्ली के लक्ष्मी नगर की है। यह तस्वीर भी दिल्ली के ही चंद्र नगर की है, और यह तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है, जहां भले ही केंद्र की ज्यादातर सख्ती ना मानी गई हो, लेकिन शराब खोलने के आदेश का अक्षरशः पालन हुआ है। ऐसी तस्वीरें देश भर की हैं, जिनसे यह तो समझ में आता है कि शराब के लत के शिकार जिन लोगों को लॉकडाउन के दौरान शराब नहीं मिली, वो शराब दुकानों को छूट मिलते ही वहां टूट पड़े। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि आखिर सरकार को शराब की दुकान खुलवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये अति आवश्यक वस्तुओं में शामिल है? पीने वालों से ज्यादा शराब की दुकान खोलने वालों के लिए सरकार क्यों बेसब्र हो गई? एक स्टडी के मुताबिक देश में शराब पीने वाले पैसे हाथ में आते ही शराब पर खर्च करते हैं। ज्यादातर घरेलू हिंसा के केस में भी शराब को जिम्मेदार माना गया है। लॉकडाउन के दौर में घरेलू हिंसा के केस में भी करीब 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने शराब की दुकानें क्यों खुलवा दी? सरकार की मंशा और शराब बिक्री की स्थिति को तुलनात्मक रूप से देखें तो जरूरी सेवाएं जैसे सलून, लॉन्ड्री, स्टेशनरी, कपड़ों की दुकानें नहीं खुली। स्कूल, कोचिंग सेंटर, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज भी नहीं खोली गई। रेस्टोरेंट, होटल, रेहड़ियां, जिम, योगाश्रम भी बंद हैं। यानी जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है वो बंद है, लेकिन जिस शराब की जरूरत नहीं है या जिसके बिना लॉकडाउन के 40 से ज्यादा दिन बीत गए, उसे खोल दिया गया। अब शराब की दुकान के बाहर लाइन लगी है, जिसमें सोशल और पर्सनल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारों को यह नहीं पता है कि ऐसे हालात में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है? और अगर इस स्थिति में कोरोना का ग्राफ बढ़ता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? शराब दुकान खोलने की अनुमति देने वाली केंद्र सरकार या शराब दुकानें खोलने वाली राज्य सरकार? इस स्थिति को देखकर लगता है कि पीने वालों से ज्यादा शराब की दुकानें खोलने के लिए सरकारें बेसब्र थीं।
शराब दुकान खोलने को लेकर जिन राज्यों में शराब बंदी है वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन किसी ने भी इस फैसले का विरोध तक नहीं किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस लॉकडाउन के दौरान हर बात पर केंद्र सरकार से लड़ी। कई गाइडलाइंस को मानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही शराब की दुकान खोलने की अनुमति मिली उन्होंने भी दुकानें खुलवा दी। इतना ही नहीं, अपने ऑफिस के नजदीक भी उन्होंने मामला किया। इसका जोखिम भरा अर्थशास्त्र क्या है, इसे भी समझिए। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज से निकली भीड़ हम सभी ने देखी। मरकज के सदस्यों की वजह से बढ़े कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी हम देख चुके हैं, लेकिन यह भीड़ भी किसी मरकज से कम नहीं। न जाने इसमें कितने कोरोना बम होंगे जो दूसरों को कोरोना बम बनाकर विस्फोट करेंगे। व्यवस्था के नाम पर सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस है, लेकिन इस भीड़ और सरकार के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज शराब है, जिसके लिए सरकार कोई भी जोखिम उठाने को तैयार है। इसका अर्थशास्त्र समझिए। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य सरकारों के पास बड़ी कमाई के दो ही साधन बचे, शराब और ईंधन। पेट्रोल, डीजल और शराब पर राज्य सरकारें अपने मुताबिक टैक्स लगा सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा टैक्स एक्साइज डिपार्टमेंट के जरिए शराब से मिलता है। लॉकडाउन में ज्यादातर लोग घरों में, इसलिए पेट्रोल डीजल की बिक्री से सरकार की कमाई ठप हो गई। शराब की दुकानें भी बंद थी। सिर्फ राज्य के जीएसटी से आए राजस्व के जरिए ही अर्थव्यवस्था चल रही थी, जो कोरोना काल में अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नाकाफी थी। इसलिए ज्यादातर राज्य शराब की दुकानें खोलने की अपील कर रहे थे, और जैसे ही केंद्र से अनुमति मिली, दुकानें खुल गई। शराब अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक हो गई। कुछ आंकड़ों से समझिए। ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। यूपी सरकार को शराब से मिलने वाला टैक्स कुल राजस्व का 20%। उत्तराखंड में शराब का टैक्स कुल राजस्व का तकरीबन 20% ही है। इसके अलावा राजस्थान और दिल्ली ने शराब बिक्री की छूट मिलते ही अपना टैक्स बढ़ा दिया। राजस्थान ने शराब पर 10% एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने भी 70% कोरोना टैक्स अलग से लगाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी शराब पर 30% टैक्स बढ़ा दिया है। यानी शराब की दुकान पर खतरा मोल लेकर खड़े लोगों को जितनी जरूरत शराब की महसूस हो रही है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत सरकारों को बिक्री की है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री बंद थी, जिससे राजस्व आना बंद हो गया। राज्य सरकारों की वित्तीय हालत खराब हो गई। कई राज्यों को 1.5 से 2% ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार ने शराब की डोर स्टेप डिलीवरी का फॉर्मूला तक बना लिया था। इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों की मजबूरी को समझते हुए शराब की बिक्री की अनुमति देनी पड़ी। शराब पीना या ना पीना यह व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सरकारों के लिए यह अर्थव्यवस्था को चलाने का एक बड़ा साधन है। सरकार के लिए शराब बेचना उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरी व्यवसायिक इकाइयों को चलाना है, क्योंकि शराब कारोबार न सिर्फ राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन है, बल्कि ये वो इंडस्ट्री है जो कम से कम 20 लाख लोगों के लिए सीधा रोजगार मुहैया कराती है। शराब ने देश की अर्थव्यवस्था पर कितना योगदान किया, यह भी आपको बताते हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में शराब से देश को 2,48,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। 2018-19 में शराब का यही राजस्व 2,17,000 करोड़ रुपए था, जबकि इसके पहले 2017-18 में शराब से मिला राजस्व 1,99,000 करोड़ था। यानी जो अनुमान 2019 के आंकड़ों के अनुसार है, उसमें लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण के 40 दिनों में ही शराब की बिक्री बंद होने की वजह से राज्यों को औसतन 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी एक दिन में हर राज्य को करीब 680 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इस आकलन की पुष्टि के लिए कुछ राज्यों की कमाई का आंकड़ा समझते हैं। 2019-20 में महाराष्ट्र सरकार को शराब से 24,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। उत्तर प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। तेलंगाना को 21,500 करोड़ और कर्नाटक को लगभग 21,000 करोड़ का राजस्व मिला। आगे बढ़ते पश्चिम बंगाल को करीब 11,800 करोड़ के आसपास, राजस्थान को करीब 7,800 करोड़, पंजाब को करीब 5,600 करोड़ और दिल्ली को 5,500 करोड़ का राजस्व मिला। खास बात यह है कि जितना राजस्व जीएसटी और पेट्रोल डीजल को मिलाकर इन राज्य सरकारों को मिला है, शराब से मिला राजस्व
उसके करीब 14% है, 14%। इसीलिए सरकारों को शराब दुकान खोलना इतना ज्यादा जरूरी हो गया, जैसे इससे ज्यादा अति आवश्यक कोई चीज ही नहीं है। अब फिक्र यह है कि राज्य सरकारों की राजस्व के लिए बेचैनी समझ आती है, लेकिन इसके लिए पूरे देश और सरकारों की 40 दिन की तपस्या भंग करने जैसा ये कदम समझ से परे है, खासकर उस वक्त जब संक्रमण के आंकड़े रोज नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जबकि पहले से ही सरकार एक बड़ा रिस्क ले चुकी है। मजबूरी में प्रवासी मजदूरों को उनके मूल राज्य पहुंचने के लिए एक बड़ा खतरा उठाया जा चुका है। अब बात करते हैं सामने दिख रहे संकट की। लॉकडाउन हटेगा तो आपकी नौकरी मिलेगी या घर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। कोरोना काल कभी ना कभी तो खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होगा, लोग अपने काम पर वापस लौटेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या लोगों को वापस रोजगार मिलेगा या फिर उन्हें घर बैठना पड़ेगा? इसकी एक और चिंताजनक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसका नतीजा यह है कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब हर दिन लाखों लोगों को रोजगार उनका जो है वो छिन रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और लॉकडाउन के बाद ये हालात और भी गंभीर होंगे। कोरोना संकट से पहले ही देश में मंदी की आहट आने लगी थी, बेरोजगारी बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, जो लॉकडाउन के बाद हकीकत में बदलती नजर आ रही है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बेरोजगारी पर सर्वे के मुताबिक 3 मई तक देश में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ते हुए 27.1% पर पहुंच गई। इससे पहले जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में बेरोजगारी दर में 14.8% का इजाफा हुआ था और कुल आंकड़ा 23.5% हो गया था। आंकड़ों में इस इजाफे का लोगों की रोजी रोटी पर कितना असर पड़ा, अब जरा ये जान लीजिए। अप्रैल में 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। 9 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यवसायी और मजदूर हैं। इनमें ज्यादातर रिक्शा ठेला चलाने वाले, फेरी वाले, सड़क के किनारे सामान बेचने वाले, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूर हैं। 1.25 करोड़ से ज्यादा एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी प्रभावित हुए हैं, जबकि 1 करोड़ 78 लाख सैलरीड एम्प्लॉइज यानी वेतन भोगी लोगों की नौकरियां गई। CMI के मुताबिक लॉकडाउन के लंबे चलने पर बेरोजगार लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। शुरुआत में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की नौकरी गई है, लेकिन अब धीरे धीरे संगठित और सुरक्षित नौकरी वालों की जॉब पर भी संकट के बादल छाने लगे, जिसका पता नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की संख्या बढ़ने से भी लगता है। 21 अप्रैल को यह आंकड़ा 35.4% था, जो 3 मई तक बढ़कर 36.2% हो गया। ये तमाम पैमाने और आंकड़े सिर्फ कोरोना काल में मुसीबत की कहानी बयां नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि अभी कोरोना का सामना कर रहे लोगों को कोरोना काल के बाद आर्थिक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। इसका संकेत CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी सर्वे में मिला है, जिसके मुताबिक लॉकडाउन के चलते इस साल 33% कंपनियों की आमदनी 40% से ज्यादा घटेगी, जिसके चलते 15 से 30% कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ सकती है। साफ है कि यह बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दुनिया में किसी को भी अंदाजा नहीं है कि कोरोना का संकट कब तक बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरण जैसी हैं। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का ऐलान कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक ये मुहिम 7 मई से शुरू हो जाएगी और 13 मई तक 64 उड़ानों से UAE, कतर, सऊदी अरब, अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे 12 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि विदेशों से लाए जा रहे इन लोगों को विमान किराया देना होगा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ में लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए एक दूल्हा बारात ले जाने के बजाय भीड़ इकट्ठा न करके अकेले ही शादी के लिए निकल पड़ा। ये दूल्हा बाइक से अपनी शादी करने गया और बाइक पर ही अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर ले आया। कोरोना संकट काल में हर कोई मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद करने में जुटा है। केरल से मजदूरों को लेकर आई 2 ट्रेन पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्टेशन में रुकी। इस दौरान IRCTC ने ट्रेन सवार लोगों को खाने के सामान बांटे। खाना मिलते ही भूखे मजदूरों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई। अब हम आपको कोरोना से जुड़ी एक गुड न्यूज डिटेल में दिखाते हैं।
आपको याद होगा कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में सामने आया था, लेकिन अब यह राज्य दुनिया के लिए मिसाल बनने जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे केरल कोरोना के खिलाफ जंग जीतता दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में यहां कोरोना के एक भी केस सामने नहीं आए, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि क्या केरल कोरोना मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 1 मई 0, 2 मई 2, 3 मई 0, 4 मई 0। 4 दिनों में से 3 दिन कोरोना के एक भी नए केस नहीं। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना से लड़ाई में केरल को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। अब एक और आंकड़े से केरल में कोरोना को कंट्रोल करने की कहानी समझिए। देश में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को केरल के त्रिशूर में मिला था। पिछले 24 घंटे में यहां 61 लोग ठीक हुए हैं। 4 मई तक यहां कुल केस थे 499, जिसमें से 462 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 की मौत हो गई है। मतलब अभी केरल में 34 एक्टिव केस बचे हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना पर काबू पाने के कगार पर है केरल, तो दूसरी तरफ वहां से प्रवासी मजदूरों को नॉन स्टॉप ट्रेनों के जरिए बिहार, झारखंड और ओडिशा भेजा गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने कोविड-19 बंद की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे अपने नागरिकों के वापसी के लिए भी राज्य में 6 जगहों पर अपनी सीमाएं खोल दी। अब आपको बताते हैं कि केरल ने कैसे कोरोना पर विजय पाई। देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान होने से एक दिन पहले यानी 24 मार्च को ही केरल में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। राज्य के सभी जिलों में कोविड-19 केयर सेंटर बनाए गए। इसके बाद ऐसे लोगों की ट्रेसिंग शुरू की गई जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए थे। साथ ही विदेशों से आए लोगों का रूट मैप तैयार किया गया। पूरे प्रदेश में ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर खास ध्यान दिया गया। हर 10 लाख व्यक्तियों पर 400 टेस्ट करवाए गए, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। राज्य भर में 1 लाख से अधिक लोगों को घरों में या किसी विशेष जगह पर आइसोलेट रखा गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीणों को दवाएं और इलाज बराबर मिलती रहे। केरल में कोरोना वायरस के खिलाफ जनवरी से ही जंग छिड़ गई थी, जबकि देश में मार्च से ठोस कदम उठाए गए। दरअसल केरल ने साल 2018 में निपाह वायरस का प्रकोप झेला था, इसलिए राज्य ने निपाह वायरस से सबक लेते हुए कोरोना के खिलाफ जंग पहले ही छेड़ दी। इसके अलावा केरल में बुजुर्गों और विशेष जरूरतों वाले लोगों का खास ध्यान रखा गया। स्वास्थ्य कर्मियों और काउंसलर्स ने 3,40,000 से ज्यादा लोगों को फोन किए और उन्हें तनाव और संक्रमण से बचाव के तरीकों के बारे में समझाया। ऐसे वक्त में स्थानीय हेल्पलाइन और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों से जुड़ाव बनाकर रखा गया। इसी का नतीजा रहा कि राज्य में 90% मरीजों की उम्र 60 साल से कम देखी गई। कोरोना के मामले में केरल एक सुपरस्टार स्टेट साबित हुआ है। देश चाहता है कि यहां कोरोना चेन तोड़ने में जो कामयाबी मिली है वो हर राज्य को मिल जाए और जल्द से जल्द मिल जाए। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो जानना आपके लिए जरूरी है। जिस तरह हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरह गर्मी भी बढ़ रही है। कई लोगों ने एसी कूलर चलाने शुरू कर दिए, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के मन में एसी के इस्तेमाल को लेकर सवाल है, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स कह चुके हैं कि ज्यादा तापमान में नोवल कोरोना वायरस के बचने की संभावना बहुत कम है। तो कुछ ने कहा है कि एसी के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग अभी भी इस कश्मकश में हैं कि एसी चलाएं या नहीं, और अगर चलाएं तो कितने टेम्परेचर पर। इस दुविधा को दूर करने के लिए आपको बताते हैं कि कोरोना काल में एसी को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइंस है। अगर आप भी इस पशोपेश में हैं कि अपने घर में एसी चलाएं या नहीं, तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि एसी चलाने को लेकर कोई मनाही नहीं है। हाँ, एहतियात के तौर पर सरकार ने एसी चलाने को लेकर ISHARE यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर इंजीनियर्स की मदद से कुछ गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक घरों में एसी का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। ह्यूमिडिटी यानी नमी का स्तर 40 से 70% के बीच होना चाहिए। यह पैमाना तय करने के पीछे की साइंटिफिक वजह भी बताई गई। हाल ही में हुई कुछ रिसर्च के मुताबिक नोवल कोरोना वायरस 4 डिग्री के तापमान में 14 दिनों तक जिंदा रहता है।
30 से 37 डिग्री के तापमान में एक दिन तक और 30 मिनट तक 56 डिग्री का तापमान इसे निष्क्रिय कर सकता है। इसके साथ कुछ और रिसर्च भी हुई है जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि 7 से 8 डिग्री जैसे कम तापमान में इन्फ्लुएंजा फैलने की आशंका सबसे कम है। 20.5 से 24 डिग्री के तापमान में वायरस के जीवित होने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाती है और 30 डिग्री से ज्यादा तापमान पर यह संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसी ही तमाम रिसर्च के आधार पर सरकार ने एसी का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री रखने की गाइडलाइंस जारी की है। अभी आपकी फिक्र से जुड़ी और खबरें दिखाएंगे। अभी वक्त हो गया है कोरोना क्रिमिनल का, वो खबरें जो समाज का गंदा चेहरा दिखाती हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से आई दिल दहला देने वाली खबर। हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक परिवार के 3 महिलाओं को डायन बताकर उनके बाल काट दिए गए। उन्हें निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया और मैला खिलाया गया। ऐसा पंचायत के आदेश पर किया गया। गांव वालों ने महिलाओं पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के जौनपुर में दहेज के लिए एक पति ने अपने बच्चे के सामने ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सरपताह थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति दहेज के लिए पत्नी का उत्पीड़न करता था और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम ग्रुप के मामले में दिल्ली के साइबर सेल ने राजधानी के नामी स्कूल के एक नाबालिग छात्र को पकड़ा है। उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने ग्रुप के करीब 20 और लड़कों की पहचान की, जिनसे जल्द ही पूछताछ होगी। इंस्टाग्राम पर अश्लील चैट करने वाला यह ग्रुप लड़कियों की मॉफ्ट फोटो डालकर उनके गैंग रेप की धमकियां देता था। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को पकड़ लिया। तनवीर अहमद नाम का यह आतंकवादी करीब 8 महीने पहले हिजबुल में शामिल हुआ था। आतंकी को आर्मी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया। इलाके में आतंकी की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे थे। आतंकी के पास से हथियार भी बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। हमले में सीआरपीएफ के एक जवान के साथ एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इसके अलावा ग्रेनेड अटैक में 4 आम नागरिकों के भी घायल होने की खबर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। और अब बात करते हैं एक ऐसी फिक्र की जो हर माता पिता से जुड़ी हुई है। परसों दिल्ली में बॉयज लॉकर रूम का खुलासा हुआ था। ये एक इंस्टाग्राम ग्रुप था जिस पर स्कूल के नाबालिग बच्चे अश्लील बातें कर रहे थे। लेकिन अब एक और ग्रुप का खुलासा हुआ है जो लड़कियों का है और दावा किया जा रहा है कि इस ग्रुप में लड़कियां भी वैसी ही अश्लील बातें करती हैं। क्या है ये मामला, खुद देखें आप। बॉयज लॉकर रूम के लीक होने के 2 दिन बाद अब उसका दूसरा वर्जन भी सामने आ गया है। यह नया वर्जन है गर्ल्स लॉकर रूम का, जिस पर आज सोशल मीडिया पर लंबी बहस छिड़ गई। मंगलवार को किसी ने सोशल मीडिया पर यह स्क्रीनशॉट पोस्ट किए और इस स्क्रीनशॉट के पोस्ट होते ही गर्ल्स लॉकर रूम का ग्रुप ट्रेंड करने लगा। ग्रुप चैट में लड़कियां क्या बात कर रही हैं ये तो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन इस ग्रुप की बातें भी बॉयज लॉकर रूम से मिलती जुलती हैं। तमाम सारे मामले में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लाजमी सी बात है, सोशल मीडिया जिम्मेवार है और जब आप इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म है तो भारतीय कानून के तहत आप एक इंटरमीडिएरी या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं। भारतीय आईटी एक्ट कहता है कि साहब अगर आप प्लेटफॉर्म ओनर हैं तो आप ड्यू डिलिजेंस और सावधानी बरतेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस ग्रुप में लड़कियां लड़कों के बारे में अश्लील बातें करती थी। इसमें कई महिलाओं, लड़कों, पुरुषों को लेकर भद्दी टिप्पणी होती थी। गर्ल्स लॉकर रूम के स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है कि उसका इरादा किसी का भंडाफोड़ करने का नहीं है, बल्कि वो ये बताना चाहता है कि ऐसा दोनों ही तरफ से हो रहा है। जाहिर है बॉयज ग्रुप के बाद गर्ल्स ग्रुप के इस नए खुलासे से कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या ये लड़की लड़के की नहीं बल्कि नई पीढ़ी की ही समस्या है? अगर ये समस्या है तो इस पर किस तरह लगाम लग सकता है? बच्चों को ऐसा करने से नेटवर्किंग साइट्स क्यों नहीं रोक पा रहे? इस डिजिटल युग में नेटवर्किंग कंपनियों पर कौन लगाम लगाएगा? फिक्र इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि ये बच्चे बच्चियों की नहीं बल्कि नई पीढ़ी पर ही सवाल खड़े करती है। इन लड़कियों के सोशल ग्रुप का खुलासा हुआ, बिगड़े लड़कों के जवाब में
2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम नाम के एक ग्रुप का खुलासा हुआ था, जिसमें नाबालिग बच्चे, स्कूल के बच्चे रेप और गैंग रेप का इरादा जता रहे थे, गंदी तस्वीरें शेयर कर रहे थे, जिनमें नाबालिग बच्चों की तस्वीरें शामिल थी। इस मामले में 3 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेने के लिए दरखास्त की है। वकीलों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी में दिल्ली महिला आयोग की शिकायत का हवाला दिया। वकीलों ने कहा कि महिला आयोग की शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट, आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इंस्टाग्राम निजता का सवाल उठाकर जांच को लंबा खींच सकता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी करे। इस मामले में पुलिस ने एक बच्चे को हिरासत में लिया है और इस ग्रुप में शामिल 21 बच्चों का पता चला है। इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाकर गैंगरेप के इरादे जताने वाले दिल्ली के स्टूडेंट्स के ग्रुप का भांडा फूट चुका है। दिल्ली पुलिस ने एक किशोर को पकड़ा है जो राजधानी के एक नामी स्कूल में पढ़ता है, तो साथ में पुलिस उन 21 स्कूली छात्रों के करीब पहुंच चुकी है जो इस ग्रुप से जुड़े थे। लॉकडाउन के दौरान इन बच्चों ने इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम नाम से एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक बातें करने लगे। बच्चों ने ग्रुप में रेप और गैंग रेप के अपने इरादे जताए। कुछ बच्चियों के अश्लील और मॉफ्ट तस्वीरें शेयर की। स्कूल की लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये तब हो रहा था जब इस ग्रुप में लड़कियां भी थीं और जब एक लड़की से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्रों ने लॉकडाउन के दौरान ही महीने भर पहले ग्रुप बनाया था। चाहे लॉकडाउन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ऐसे लड़कों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आप सबसे अपील करती हूं, अगर आप भी किसी बॉयज लॉकर रूम का या किसी भी ऐसे ग्रुप का पार्ट हैं जिसमें इस तरीके से लड़कियों के खिलाफ कोई भी बात करी जा रही है या उनके खिलाफ कोई भी क्राइम करने का प्लान करा जा रहा है, तो आपको चेतावनी दी जाती है। आप तुरंत अपने आप को ऐसे ग्रुप्स से हटाइए और ऐसे ग्रुप्स को हमें रिपोर्ट कीजिए। आप हमारे को 181 हेल्पलाइन पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ग्रुप्स, और साथ में आप हमें हमारी ईमेल आईडी जो कि livingpositive@gmail.com है, इस पे भी आप हमें कॉल करके ऐसे ग्रुप्स के बारे में बता सकते हैं। ये बात सिद्ध है कि बहुत सारे साइबर क्राइम्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। पहली बात कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट को न केवल प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, बल्कि साथ ही साथ ब्राउज भी करते हैं, तो उसमें धारा 67B भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून लगता है, सख्त संगीन ऑफेंस है। डिजिटल मीडिया से सामने आई छोटे बच्चों की इस मानसिकता ने हर किसी की फिक्र बढ़ा दी। फिक्र इस बात की है कि ये संस्कार बच्चों को मिल कहां से रहा है। जब वरिष्ठ मुख्यमंत्री बलात्कार के बाद कहता है लड़के हैं उनसे तो गलतियां हो ही जाती हैं, और ऐसे एक दूसरे वरिष्ठ सांसद जो आदर्श सांसद होने का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, वो कहते हैं संसद में बैठे ये परकटी महिलाएं पता नहीं कहाँ से चली आती हैं, और जब जया बच्चन ने झड़का उनको तो उन्हें फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। वो माफ़ी आधे मांग से मानी गई थी। एक पूर्व राष्ट्रपति के पुत्र जो नवनिर्वाचित सांसद थे, वो कहते हैं ये डेंटेड और पेंटेड महिलाएँ क्या करेंगी। तो मुझे लगता है जो तिरस्कार का भाव महिलाओं के प्रति, कन्या के प्रति, कन्या भ्रूण के प्रति है इस देश में, जब तक वो मानसिकता बची रहती है, गाली गलौज तो चलता ही रहेगा। देश में गैंगरेप की घटनाएं हमेशा से फिक्र की वजह रही हैं और अब बॉयज लॉकर रूम ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर लड़कियों का कैंपेन चल रहा है। दरअसल इस डिजिटल दुनिया की रफ्तार इतनी तेज है कि अधिकतर माता पिता अपने बच्चों के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे। अधिकतर माता पिता इस रेस में पिछड़ रहे हैं। लेकिन हम मनोवैज्ञानिक के हवाले से आपको ऐसे 3 तरीके बताते हैं जो आपको बता देंगे कि आपका लड़का जो है या लाडला जो है वो बिगड़ तो नहीं रहा है। अगर वो घर की औरतों की इज्जत नहीं कर रहे हैं या घर की औरतों को गलत तरीके से देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता इमीडिएट फैमिली, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, अगर उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो आपको उसके लक्षण अपने आप ही घर में नजर आने शुरू हो जाएंगे उनकी डेली बातचीत में। जब भी एक आदमी दूसरे आदमी के या दूसरे औरत के पर्सनल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक साइकोपैथिक बिहेवियर है। तब आपको एक साइकाइट्रिस्ट की डेफिनेटली एक जरूरत है, आवश्यकता है, और आप काउंसलिंग भी उसके साथ साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये एक पैथोलॉजिकल माइंडसेट हो जाता है जिसको एक मैनेजमेंट करने की जरूरत है।
बहुत ज्यादा इनको घृणा होती है। अगर जैसे जो पेट्रियार्कल जिनका माइंडसेट बहुत ज्यादा डी इंग्रेन्ड होता है, उनको एक घृणा सी होती है लड़कियों से। किसी सक्सेसफुल औरत को टेलीविजन पे भी देखेंगे तो उनको एक अंदर से चिढ़ मचेगी कि लड़की के किसी भी प्रकार के अगर सक्सेस उनको मिले तो उनको उससे चीज से एक नफरत सी हो जाती है। ये आपको उनके लक्षण नजर आएंगे अगर आप उनको बहुत क्लोज क्वार्टर से जानते हैं तो। फिक्र की बात यह है कि कुछ भी होता है तो बच्चों पर, स्कूल पर और पेरेंट्स पर बात आ जाती है। सारा दोष इन्हीं के सिर पर मर दिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि जो कंपनियां सोशल प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही हैं, उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? एक महीने तक ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें इंस्टाग्राम में आती रही और इसे क्यों नहीं रोका जा सका? इसका जवाब इंस्टाग्राम को ही देना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लॉकडाउन की लाइफलाइन। अब आपको मिलाते हैं उन लोगों से जिन्होंने लॉकडाउन में आपकी फिक्र की। ये ऐसे लोग हैं जो आपके घर तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। और जब पूरा देश बंद था तब आपके लिए जरूरी सामानों की कोई कमी नहीं होने दी। आज हम बात करेंगे रेलवे के ऐसे 15 ट्रेनी अफसरों की जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान सेतु नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया और लाखों लोगों तक उनके लिए जरूरी सामान पहुंचाने का रास्ता बनाया। हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी साल मार्च का एक ऐसा महीना भी आएगा जब पूरे देश पर ताला लग जाएगा। दुकान के शटर डाउन हो जाएंगे, सड़कें सूनी हो जाएंगी, कॉलोनियां सील हो जाएंगी। चारों ओर मास्क ही मास्क पहने लोग नजर आएंगे। और तो और महज घर के बाहर निकलने का गुनाह इतना बड़ा हो जाएगा कि सरेआम बेइज्जत होने की सजा मिलेगी। यह बात अलग है कि इस लॉकडाउन के बावजूद आपकी जिंदगी चलती रही। और आज हम आपको बताएंगे कि जब आपकी जिंदगी लॉक हो गई तो आपकी फिक्र किसने की, किसकी वजह से आपकी जिंदगी चलती रही, जिस कड़ी में एक नाम है सेतु का। लॉकडाउन में भी आपकी डाइनिंग टेबल बताती रही कि आपकी लाइफ लॉक नहीं हुई। आपकी टेबल तक दाल, चावल, रोटी, सब्जी पहुंचाने की कोई फिक्र करता रहा। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा हूं। यहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ है। ना तो कोई मुसाफिर आ रहा है, ना ही किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही है। इन सब के बीच इस खामोशी है और उस खामोशी में रेलवे एक इतिहास बनाने जा रहा है। इतिहास लॉकडाउन के लाइफलाइन बनने का। आपको रेल की सीटी भले ना सुनाई दी हो, दनदनाती हुई ट्रेन आपको भले ना दिखाई दी हो, लेकिन भारतीय रेल ने आपकी भरपूर फिक्र की है। 25 मार्च को लॉकडाउन के ऐलान से पहले रोज 25 से 30 मालगाड़ियां चलती थीं। लॉकडाउन के एक हफ्ते के अंदर यह संख्या 70 से 80 तक पहुंच गई और लॉकडाउन के 40 दिन में इसकी संख्या बढ़कर 207 पहुंच गई। रेलवे के साथ ही लॉकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी ना हो। इस काम के लिए भारतीय रेलवे करीब करीब 60 से अधिक रेल मार्ग पर 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चला रही है। अब रेलवे के इस अभियान में बनी एक कड़ी को समझिए, जब एक नंबर ने मामूली संसाधन में पहाड़ लांघने जैसा हौसला दिखाया। वो तारीख थी 25 मार्च, जब देश की रफ्तार थम गई। इसके ठीक 20 दिन बाद IRTS यानी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सिस्टम के 15 ट्रेनी अफसरों ने सेतु नाम के सिस्टम को जन्म दिया, जो देखते ही देखते देश की जीवन रेखा बन गई, लाइफ लाइन बन गई। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस टीम ने 1900 किलोमीटर दूर एक बच्चे के लिए ऊंट का दूध भी पहुंचाया, तो वहीं एक मरीज के लिए ट्रेन ने खून की सप्लाई भी की। इसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई अगर ये टीम नहीं होती तो लॉकडाउन की लाइफलाइन इतनी आसान नहीं होती। IRTS के अफसरों ने एक टीम बनाई और टीम के हेल्पलाइन नंबर 844-8848-477 पर जरूरतमंदों की फरियाद गूंजने लगी।
अब ये टीम किस तरह काम करती रही ये भी देख लीजिए। ये वडोदरा की सेतु हेल्पलाइन की टीम है। एक छोटा सा कमरा, एक सोफा, एक मेज, कुछ कुर्सियां और लैपटॉप फोन की सुविधा। उदयपुर की इस टीम का भी हाल कुछ वैसा ही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर जैसे हालात में दफ्तर से भी ज्यादा काम। सेतु हेल्पलाइन पर सर्विस लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर सैकड़ों फोन आए और 24 घंटे के अंदर 30 टन सामान मंजिल तक पहुंचा भी दिया। सेतु से मदद हासिल करने वालों में ही एक था बहरामपुर ओडिशा का ऑटिज्म और एक्यूट फूड एलर्जी से पीड़ित 3.5 साल का बच्चा। बच्चे के चाचा ने सेतु कॉल सेंटर पर फोन किया और फोन आते ही रेलवे की टीम हरकत में आ गई। एक्यूट फूड एलर्जी से पीड़ित बच्चे के लिए राजस्थान से 20 लीटर दूध लिया गया और दिल्ली हावड़ा होते हुए 1900 किलोमीटर दूर ऊंट का दूध पहुंचा दिया गया, जिसका किराया लगा सिर्फ 125 रुपए। इंडियन रेलवे के इनिशिएटिव काम कर रहा है IRTS सेतु, जो कि 24 घंटा इंडियन सिटीजन के लिए, कॉमन पीपल के लिए काम कर रहा है। तो IRTS का एक ऑफिसर है कुमार अंकित सर ने 72 घंटे मेरे लिए दिए और एक स्पेशल ट्रेन अरेंजमेंट करके राजस्थान के फालना स्टेशन से भुवनेश्वर तक पहुंचा दिए मेरा मेल। फैजाबाद के मनीष दुबे को भी अपनी मानसिक बीमारी में दवा की बेहद जरूरत थी और सेतु की टीम ने उनको भी मुश्किल से उबारा। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने मेडिसिन मंगाई। ट्विटर हैंडल पे मैंने ट्वीट किया माननीय रविशंकर प्रसाद जी को। वाराणसी स्टेशन से चली दवा और अलना भारी स्टेशन तक गई और बहुत टाइमली पहुंच गई दवा, टाइमली मिल गई। मथुरा के श्रीनाथपुरम में रहने वाले छात्र पवन कुमार ने सेतु से ही अपनी मां के लिए दवा मंगाई। दवा डिप्रेशन की थी और 48 घंटे के अंदर IRTS सेतु ने लॉकडाउन में भी दवा की होम डिलीवरी कर दी। IRTS ऑफिसर प्रशांति मैम है, उनको ट्विटर के जरिए मैसेज किया और उन्होंने IRTS सेतु से मदद मांगने को बोला। मैंने वहाँ पर मैसेज किया तो उन्होंने मुझे 2 दिन के अंदर में दवाई मेरे घर तक पहुँचाई है। भारतीय रेल हिंदुस्तान के लिए रंगों की तरह है और लॉकडाउन के दौरान मुसीबत में मारे गए लोगों के लिए रंगों की तरह भारतीय रेल पहुंची। हैरान न हो, भारतीय रेल ने लॉकडाउन के दौरान दाल चावल और दवा ही नहीं बल्कि लोगों तक खून भी पहुंचाया और कई लोगों की जान भी बचाई। यानी जब भारतीय रेल आपकी नजरों से ओझल थी तब भी वो आपकी जीवन रेखा बन रही थी। आपके लिए जरूरी सामान आप तक पहुंचाती रही, लॉकडाउन की मुसीबत में मदद करती रही। आप निश्चिंत होकर घर में रह सके इसकी फिक्र करती रही, इसकी परवाह करती रही। इस संकट में हर किसी ने अपने स्तर पर कोशिश की और ये कोशिश खाली नहीं गई। देश अभी भी लॉकडाउन में है और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी जिंदगी चल सकती। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। ऐसा लगा लॉकडाउन पहले जैसी सख्ती से जारी रहता तो शायद ये लोग लॉक तोड़ देते। दुकान खुलते ही पर्सनल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी फेर दी। जान की परवाह किए बगैर दिखा दिया कि कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो। सोचो तो शबनम का कतरा भी इनको दरिया लगता है। किसी भूखे में रोटी के लिए या किसी बीमार में सांस के लिए भी शायद ही ऐसी छटपटाहट हो जैसी अंगूर की बेटी के इन दीवानों में दिखाई दे रही थी। लग रहा था कि बस आज का दिन है और फिर दुनिया खत्म हो रही है, लिहाजा हर कीमत पर पुण्य का काम कर लेना चाहिए। इनमें वो भी थे जो गरीबों के नाम पर सरकारी मदद और राशन लेते हैं। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। गा कर कई लोगों ने खुद को बोतल में गर्क करके बता दिया कि कोरोना से बच भी गए तो लिवर बैठने से जाएंगे। इनमें से कुछ लोग खुद को कोरोना वॉरियर्स तक कहते नजर आए। बोले कि जान पर खेलकर बढ़ी कीमतों पर शराब ना खरीदेंगे तो रुकी अर्थव्यवस्था के पहिए कैसे चलेंगे। वैसे इन शराबियों से ज्यादा आतुरता तो ठेके खोलने वाली सरकारों में नजर आई, जिन्हें जान की कीमत पर भी राजस्व चाहिए। बाकी तो जो है सो है। यानी लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान बॉटल डाउन से हुआ है।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।